होगा, अगर एक पॉइंट पे टेस्ट चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट का होता है वो बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज की। जो पोटेंशियल डिफरेंस दो चार्जेस का होता है, मतलब दो पॉइंट्स का होता है, बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज की। और ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि अगर आप एक चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसको मूव कराने के लिए आपने वर्क डन करना होता है। तो जो भी वर्क डन हम करते हैं उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाने के लिए, अगर उस वर्क डन को हम चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, अगर उस वर्क डन को हम चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट में हमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है। रिजल्ट में हमें दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है। अब अगर आपसे बात की जाए कि वर्क डन किस फॉर्म में होता है, तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए ये वर्क डन किस फॉर्म में होता है, तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्योंकि चार्ज मूव करना नहीं चाहता, हम उसे जबरदस्ती मूव करवाते हैं। चार्ज मूव करना नहीं चाहता, हम उसको जबरदस्ती मूव करवाते हैं। तो जब जब कोई भी चीज़ जबरदस्ती की जाती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। जब जब कोई चीज़ जबरदस्ती की जाती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। तो इसको मैं आपके पास डेल्टा यू अपॉन डेल्टा या क्यू लिखूं, या फिर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखूं, बात एक ही है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट मैंने आपको पढ़ा दिया था, वोल्ट्स के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। इसको हम वोल्ट्स के अंदर मेजर करते हैं। अब मैं अगर अपनी कंटिन्यूशन लेकर आऊँ, तो अब मुझे फॉर्मूला निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है क्यू डेल्टा वी के। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है क्यू डेल्टा वी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है क्यू डेल्टा वी। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये सोर्स चार्ज की फील्ड, और मैं सोर्स चार्ज की फील्ड में यहाँ पे एक चार्ज मौजूद है, और मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आना चाहता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे आपके पास कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वर्क डन होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बराबर होगा वर्क डन अपॉन चार्ज के। पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा वर्क डन अपॉन चार्ज के। तो डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू के। डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू के। और ये आपके पास वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होगा। ये आपके पास वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होगा। Beta, I just reply you after some time. Right now, I'm taking class. Inshallah, I will reply you after 1. ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। और मैंने अभी बताया था ये जो वर्क डन होता है ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा डेल्टा डब्ल्यू बराबर है डेल्टा यू के। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे डेल्टा यू आ गया और नीचे लिखा हुआ है क्यू। अब डेल्टा यू की वैल्यू निकालें, चार्ज डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई। तो डेल्टा यू बराबर आया क्यू और साथ में लिखा हुआ है डेल्टा वी। डेल्टा यू बराबर आया क्यू और साथ में लिखा हुआ है डेल्टा वी। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर ये आपका हाथ है और आपके हाथ में एक मास है, जब तक आप अपने हाथ से इस मास को ऊपर लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, जब तक आप अपने हाथ को इस मास से लेकर ऊपर लेके जा रहे हैं, जा रहा है, ये इस मास की परमानेंट पोजीशन नहीं है। ये इस मास की परमानेंट पोजीशन नहीं है। जैसे ही आप यहाँ से हाथ हटाएंगे नीचे आ जाएगा। जैसे ही यहाँ से हाथ हटाएंगे नीचे आ जाएगा। जैसे ही हाथ उठाएंगे नीचे आएगा। अब अगर आप गौर से सुने, जब ये नीचे आ रहा है तो ये खुद आ रहा है। तो इसका मतलब जब आपने यहाँ तक लाने में जितनी पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम की होगी, अब जब ये नीचे आएगा तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये नीचे आएगा तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम एक चार्ज को या एक यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, जब हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर आते हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए आपके पास उसके अंदर जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, जब इस चार्ज को रिलीज किया जाता है, जब इस चार्ज को रिलीज किया जाता है, रिलीज का मतलब इस पे फोर्स अप्लाई करनी छोड़ दी जाती है। जब इस चार्ज को रिलीज किया जाता है, रिलीज का मतलब जब इस पे फोर्स अप्लाई करनी छोड़ दी जाती है। जब इस चार्ज को रिलीज किया जाता है, रिलीज का मतलब जब इस पे फोर्स अप्लाई करनी छोड़ दी जाती है, तो होता क्या है, ये चार्ज आपके पास मूव बैक होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे।
और जब ये चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव बैक होगा, जब ये चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मूव बैक होगा, तो मूव बैक होने के नतीजे में क्या होगा, all of its potential energy all of its potential energy will be converted into kinetic energy. उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आप चार्ज को रिलीज करेंगे, गर्म कर दें, जब आप चार्ज को रिलीज करेंगे तो आपके पास इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ए से बी तक लाने के लिए जितनी पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो इसका मतलब डेल्टा यू के ई के बराबर होगा। तो अब इस इक्वेशन में डेल्टा यू के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, के ई, और यहाँ पे आए क्यू डेल्टा वी। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पता चली क्यू डेल्टा वी। मुझे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पता चली क्यू डेल्टा वी। काइनेटिक एनर्जी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की प्रोडक्ट के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अगर हम चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं मल्टीप्लाई, अगर हम चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं मल्टीप्लाई, अगर हम चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट में हमें काइनेटिक एनर्जी पता चलती है। रिजल्ट में हमें काइनेटिक एनर्जी पता चलती है, उसको वो अपनी आम जबान में काइनेटिक एनर्जी का नाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे बात होती है हमारे पास चार्ज की, और चार्ज आपके पास या तो होता है इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। चार्ज या तो होता है इलेक्ट्रॉन का या चार्ज होता है प्रोटॉन का, ऐसे ही ना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज होगा, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज होगा, मैंने अभी बताया यहाँ पे चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन का होगा या प्रोटॉन का होगा। तो चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर होती है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जूल वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो जब जूल वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। रिजल्ट में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। रिजल्ट में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो जब जब आपके पास जूल वाली एनर्जी, जब जब आपके पास जूल वाली एनर्जी डिवाइड होगी किससे, जब जब आपके पास जूल वाली एनर्जी डिवाइड होगी किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। जब जब आपके पास जूल वाली एनर्जी डिवाइड होगी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जब जब आपके पास जूल वाली एनर्जी डिवाइड होगी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, या याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो इसको हम कहते हैं द एनर्जी अक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, the energy acquired by an electron when accelerated through 1 volt. The energy required by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt. जब इलेक्ट्रॉन में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उस वक्त उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। तो जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। याद रखिएगा, 1 जूल में पाए जाते हैं 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पाए जाते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पाए जाते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। और आपके पास अभी अभी मैंने एक बात बताई आपको,
और वो बात मैंने आपको क्या बताई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, तो उसके अंदर आपके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पाई जाएगी। अब मैं बात को बढ़ाता हूँ अपनी आगे, ठीक है। अब आपके पास एक चीज आती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। या तो वर्ड यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या वर्ड यूज हो रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जीरो, एब्सोल्यूट का वर्ड जीरो को इंडिकेट करता है। या तो वर्ड मैंने कहा यूज हो रहा है आपके पास किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या तो वर्ड यूज हो रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। तो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे एब्सोल्यूट पोटेंशियल हो, उसका जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है आपके पास किसको, जीरो। वो जीरो को इंडिकेट कर रहा होता है। याद रखिएगा अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास अगर ये सोर्स चार्ज है, यहाँ एक वीक सोर्स चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज फील्ड में मूव करते 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 फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। तो जब आपके पास कोई भी चार्ज फील्ड से बाहर निकल जाए, जब आपके पास कोई भी चार्ज फील्ड से बाहर निकल जाए, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल आपके पास क्या हो गया, जीरो। उस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल आपके पास क्या हो गया, जीरो। उस पॉइंट पे आपका उसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो आपको इस पॉइंट को दोबारा से फील्ड में लेकर आना है। तो जब आप किसी भी चार्ज को, और पोटेंशियल जीरो कब होता है, जब वो चार्ज इन्फिनिटी पर होता है। पोटेंशियल जीरो कब होता है, जब वो चार्ज इन्फिनिटी पर होता है। पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब वो चार्ज इन्फिनिटी पर होगा। दोबारा सुन लें, पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब वो चार्ज आपके पास इन्फिनिटी पर होगा। तो जब जब आपका चार्ज इन्फिनिटी पर होगा, तो उसको दोबारा से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में खुद नहीं आएगा, बल्कि आपको मेहनत करके लाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी हम उसके ऊपर वर्क डन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी हम उसके ऊपर वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। एक वो पॉइंट जो इन्फिनिटी पर है, और दूसरा वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। एक वो पॉइंट जो इन्फिनिटी पर है, और दूसरा वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, तो आपने बोलना है वर्क डन। उसने कहा कौन सा वर्क डन, आपने बोलना है भाई कौन सा क्या वर्क डन, एक ऐसा वर्क डन जिसमें हम एक चार्ज को लेकर आए। उसने कहा अच्छा कहाँ लेकर आए, आपने कहा इन्फिनिटी से, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वो वर्क डन कराने के लिए मुझे जितना आपके पास उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल लगेगा, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता पॉइंट का है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता पॉइंट का है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट की रिस्पेक्ट से होता है जहां पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर मालूम करने को कहा जाए, तो ये ऐसे पॉइंट की रिस्पेक्ट से कहा जा रहा है जहां एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, जीरो। और वो आपके पास पॉइंट कौन सा होता है, इन्फिनिटी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल बेसिकली दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन से दो पॉइंट, एक वो जो इन्फिनिटी पर है और एक वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, बात एक ही है। और इसको हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from infinity in an, yeah, to an electric field. The amount of work done moving a unit positive test charge from infinity to an electric field in a point, at a point, is called absolute potential of that point.
उसको उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। और ये R क्या है? R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू अ पॉइंट at which potential is to be determined। सोर्स चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का फासला R कहलाएगा। उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। और ये R एक डिस्टेंस है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये डिस्टेंस आपका है। और ये डिस्टेंस आपके पास जो होता है, ये आपके पास है सोर्स चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल मालूम करना है। ठीक है, ये आपके पास मैंने यहाँ पे एक बात करी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल की थी। याद रखिएगा, नेचर में एक लॉ है और नेचर में एक यूनिवर्सल लॉ। पॉजिटिव चार्जेस हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। Positive charges always move from higher potential to lower potential। पॉजिटिव चार्जेस हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की जानिब मूव करते हैं, जबकि नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्जेस हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। पॉजिटिव चार्ज हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, नोट कर लें। And negative charge has a negative potential। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव चार्ज हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वाहिद फार्मूला है जिसमें चार्ज की वैल्यू अपने साइन के साथ आती है, नोट कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वाहिद फार्मूला है जिसमें चार्ज की वैल्यू अपने साइन के साथ आएगी। इसके अलावा पूरे चैप्टर में किसी फार्मूले में साइन नहीं आते, इस फार्मूले में साइन आते हैं। जब जब इस फार्मूले से वैल्यूज निकाली जाती हैं तो साइन के साथ आती हैं। जब जब इस फार्मूले से वैल्यूज निकाली जाती हैं चार्ज की तो अपने साइन के साथ आएंगी। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब जब ये फार्मूला यूज करें तो बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर चार्ज हमेशा अपने साइन के साथ पुट होगा, चार्ज सिर्फ इस फार्मूले में। और इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको हम अपनी आम जबान में नाम देते थे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का नहीं होता, बल्कि दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है।
जिसमें से एक पॉइंट आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है। अब आपने देखना है रिलेशन छोटा सा जिसका नाम है ड्राइव V is equals to ED और डेल्टा V is equals to E dot del R। ड्राइव V is equals to ED और डेल्टा V is equals to E dot delta R। ड्राइव V is equals to ED और डेल्टा V is equals to E dot delta R। शर्त ये है कि D यानी कि डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल so that electric field intensity remains same। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है और ये इसलिए छोटा है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बिल्कुल सेम रहे। इसको हम बड़ी डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, इसको बड़े डिस्टेंस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता और बड़े डिस्टेंस पे अप्लाई इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर आपके पास जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती है। तो डिस्टेंस बहुत छोटा है और डिस्टेंस छोटा इसलिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है बिल्कुल क्या रहे सेम। तो V इज इक्वल टू ई डी और डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। ये यहाँ पर आपके पास बात हुई जिसमें मैंने लिखा कि D इज वेरी स्मॉल और सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। अब इसको हम ड्राइव करते हैं कि ड्राइव आपके पास किस तरीके से हुआ है और हम किस तरीके से ड्राइव करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी पढ़ाया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये सोर्स चार्ज है और अगर ये पॉइंट ए पे टेस्ट चार्ज है तो मैं इसको ए से बी पर लाने के लिए फोर्स अप्लाई करूंगा। जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन होगा ये बराबर होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया F इंटू डेल्टा आर। अब एक काम करें कि जहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये बना F डॉट डेल्टा आर और नीचे लिखा हुआ है Q। Q को F के नीचे कर दें, तो Q को F के नीचे कर दिया और यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है F अपॉन Q। तो जहाँ F अपॉन Q था वहाँ पे E आ जाएगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा आर। ये आ गया रिलेशन। अब जब इसको खोलते हैं तो एंगल बनता है डेल्टा आर कॉस थीटा आता है। अब या तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या ऑपोजिट होंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर नहीं हो सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। परपेंडिकुलर नहीं हो सकते क्योंकि चार्ज या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में मूव करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा, उसकी परपेंडिकुलर मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब या तो ये दोनों सेम होंगे या मतलब के ऑपोजिट होंगे। तो थीटा या तो जीरो होगा या थीटा या तो 180 होगा। हम हमेशा कंसिडर करते हैं जीरो, तो इसलिए हम डायरेक्ट इक्वेशन लगाते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल की, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं डेल्टा V को अगर V कर दूँ और डेल्टा आर को D कर दूँ तो सिंपली एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको हम V इज इक्वल टू ए डी। अगर मैं डेल्टा V को V कर दूँ, अगर मैं डेल्टा V को V कर दूँ और डेल्टा आर को मैं D कर दूँ, अगर मैं डेल्टा V को V कर दूँ और डेल्टा आर को मैं D कर दूँ तो इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू E इंटू डी। डेल्टा V को मैंने V किया, डेल्टा आर को मैंने D किया, तो इक्वेशन बन गई मेरे पास V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो ये इक्वेशन भी आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वेशन कहाँ लगेगी? ये इक्वेशन हर उस जगह पे लगेगी बेटा जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, जहाँ पे डिस्टेंस हो। जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो और इसके साथ साथ जहाँ पे डिस्टेंस हो। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ साथ जहाँ पर आपके पास डिस्टेंस हो, तो इस इक्वेशन को हम वहाँ पे बआसानी मालूम कर सकते हैं। ठीक है।
अब आपके पास अगर यहाँ से मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मुझे एक दूसरा यूनिट पता चल रहा है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V अपॉन डी के बराबर है, तो V इज मेजर्ड इन वोल्ट्स और डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट बना वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट हैं, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर, और दोनों सेम है। तो मैं इसको न्यूटन पर कूलम में मेजर करूँ, मैं इसको वोल्ट पर मीटर में मेजर करूँ, बात एक ही है। मैं इसको न्यूटन पर कूलम में मेजर करूँ, मैं इसको वोल्ट पर मीटर में मेजर करूँ, बात एक ही है। अब लिखें क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स between two parallel plates separated by 2 meter, in which uniform electric field of 2.5 volt per meter exists. The energy gained by electron will be option A 2.5 electron volt, option B 1 electron volt, option C 4 exponent minus 19 electron volt, option D 8 exponent minus 19 electron, sorry, 4 exponent minus 19 joules, और ऑप्शन डी 8 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। पहले आप ट्राई करें इसको, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप इसको ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। ओके, निकालनी है एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी मतलब क्यू डेल्टा वी। ठीक है, एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास है क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता और डिस्टेंस पता। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटू डी, अभी पढ़ा है ना। डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटू डी, वैल्यूज पुट कर दें। इलेक्ट्रॉन का 10 करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2.5 और डिस्टेंस हो गया 2। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2.5 और डिस्टेंस हो गया 2। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2.5 और डिस्टेंस हो गया 2। 2.5 का ट्वाइस होता है 5, और 5 को 1.6 से करें तो ये बना 16/10। 5 वन जा 5, 5 टू जा 2 वन जा 2, 8 16। तो आंसर आया 8 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमें आंसर मिला इसका 8 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स, और ये 8 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स आपके पास यहाँ पे इसके आंसर के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा। 8 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स ये आपके पास इसके आंसर के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मैं कराना चाहता हूँ आपको। लिखिए नेक्स्ट, a particle of mass 1 kg and charge 1 coulomb falls through a potential of 1 volt. Its velocity is option A 2 meter per second, option B 1.4 meter per second, option C 0.5 meter per second, option D 1 meter per second। रिस्पॉन्स में क्लोज कर दूं।
बस तो मैं बोलो रिस्पॉन्स में क्लोज करूँ, बता दो। बोलो रिस्पॉन्स क्लोज हो रहा है, मैं सबमिट अब मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, बस मैं रिस्पॉन्स क्लोज कर रहा हूँ। तुमको बता दो कि 1 मिनट बाद रिस्पॉन्स क्लोज हो जाएगा, इन्फॉर्म कर दो। 97 रिस्पॉन्स आ गए। हाँ हो गए 5 मिनट से। ठीक है, आपको यहाँ पे मालूम करनी है इसकी वेलोसिटी, और आपको दिया हुआ है चार्ज, आपको दिया हुआ है मास, आपको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। 98 हो गए। फॉर्मूला लगाएं, k इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। मालूम करनी है वेलोसिटी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया क्यू डेल्टा वी। हाफ एज इट इज आ गया, मास दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, वी स्क्वायर एज इट इज। क्यू चार्ज दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, चार्ज 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 1, डेल्टा वी दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे भी 1, तो वी स्क्वायर 2 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 2 1 2, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो वी स्क्वायर पे भी रूट, 2 पे भी रूट, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, तो वी बना 1.4 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हुआ 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आया, सही है। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिला जनाब कितना, 1.4 मीटर पर सेकेंड। बंद कर दो, 99 हो गए, बंद हो, अब चाल दो इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो बात थी वो हमने डिस्कस करी, एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। अब मैं देखता हूँ इस तरीके के अकाउंट न्यूमेरिकल मिल जाए तो वो भी मैं आपको करा दूँ, ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये न्यूमेरिकल आपने खुद करना है, थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा, हो जाएगा, तब मुश्किल नहीं है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E along x direction. If the work done in moving a charge 0.2 coulomb through a distance of 2 meters along a line making an angle of 60 degrees with x-axis is 4 joule, then electric field intensity मालूम करें। A 4 न्यूटन पर कूलम, B 8 न्यूटन पर कूलम, C √3 न्यूटन पर कूलम, D 20 न्यूटन पर कूलम। चले मैं खुद निकालें इसका आंसर। सबसे पहले डेटा देखें क्या क्या दिया हुआ है। बहुत सारी चीजें डेटा पढ़ के समझ में आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें डेटा पढ़ के समझ में आ जाती हैं। फॉर्मूला लगेगा E = F/Q। लेकिन फोर्स नहीं पता, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, वर्क भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, थीटा भी। W बराबर होता है FS cos थीटा। पहले फोर्स निकाल लें, तो F बराबर होगा W/S cos थीटा।
राबिया आंसर बताइए बेटे। सर 20 न्यूटन पर कूलम। 20 बोल रहे हैं आप? इसका आंसर है 20 न्यूटन पर कूलम। मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ इसका आंसर। वैसे तो मुझे उम्मीद है ये बच्ची हमेशा सही आंसर बताती है। बिल्कुल सही बोल रही है, आंसर 20 न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर 20 न्यूटन पर कूलम के बराबर है। इसका आंसर 20 न्यूटन पर कूलम के बराबर आया है। वर्क की जगह पे आ गया 4, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 2, कॉस थीटा का मतलब कॉस 60 और कॉस 60 का मतलब होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वर्क फोर्स 4 आ गई, 4 न्यूटन। और फिर यहाँ पे अब आ गया 4 और चार्ज की वैल्यू है 0.2, तो ये हट जाएगा तो ये बन जाएगा 40/2। तो आंसर आ गया 20 न्यूटन पर कूलम। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन अब मैं मीटिंग आपकी ऑफ कर रहा हूँ, 1 बज गया है। मंडे वाली क्लास का मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि हमेशा 12:15 पे शुरू हुआ करेगी। मंडे वाली क्लास 12:15 पे स्टार्ट हुआ करेगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मैसेज नहीं करूँगा, अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर 12 बजे का भी लिंक है तो स्टार्ट वो 12:15 पर ही होगी। तो मंडे की क्लास हम 12:15 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।